हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज राजस्थान ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है राजस्थान के भौतिक स्वरूप। तो आशा करते हैं आपने राजस्थान का भौतिक स्वरूप अच्छे से पढ़ लिया होगा और ये आपका रिवीजन टाइम में चल रहा है। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको हमें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है कि राजस्थान को सर्वप्रथम किसने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया और कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया। फिर अगला बिंदु है राजस्थान के मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। कौन कौन से हैं? और ये भौतिक प्रदेश का मुख्य आधार क्या है? तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। और किस आधार पे? उच्चावच और जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भौतिक प्रदेश? कौन कौन से हैं? पहला अरावली प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो बस इन चारों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं और अपना राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो कंप्लीट हो जाता है। तो राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये 4 अरावली प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, तो इन चारों का थोड़ा थोड़ा जो है विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। तो इन चारों प्रदेशों के बारे में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बस इन्हीं में से हैं। तो आपका लगभग 90% चांस बनता है कि इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो सीईटी के पेपर में मिल जाएगा। या तो आपको क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा इन चारों में से किन्हीं एक का। अरावली इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जनसंख्या, जलवायु, मिट्टी और उत्पत्ति। तो इन सारी चीजों को हम एक छोटी सी सारणी के द्वारा समझते हैं। मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है वो अकेला मरुस्थल का क्षेत्रफल है। फिर अरावली का क्षेत्रफल है 9%। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल है 23% और दक्षिणी पूर्वी पठारी का क्षेत्रफल है 6.89%। ठीक है, अब अगर जनसंख्या की बात पूछ ली जाए तो मरुस्थल में राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 40% निवास करती है। अरावली में 10%, पूर्वी मैदान में 39% और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11%। अब अगर इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मरुस्थल में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या है वो कम ज्यादा निवास करती है या ज्यादा, तो मरुस्थल में क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या कम है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है। पूर्वी मैदान में भी क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या
ज्यादा है तो पूर्वी मैदान का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा होगा और मरुस्थल का कम होगा। अरावली का लगभग बराबर होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल 9% और जनसंख्या 10% है, तो इसका जो है लगभग बराबर होगा और इसमें सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या सबसे कम निवास करती है और पूर्वी मैदान में सबसे ज्यादा निवास करती है। फिर अगर जलवायु पूछ ली जाए तो मरुस्थल की जलवायु कैसी है? शुष्क एवं अर्धशुष्क। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जलवायु, मरुस्थल की जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क दो भागों में विभाजित की गई है। अरावली की जलवायु है वो उपाद्र है। पूर्वी मैदान की जो जलवायु है वो है आर्द्र है और दक्षिणी पूर्वी पठार की जलवायु है वो है अति आर्द्र है। अब अगर मिट्टी की बात की जाए तो मरुस्थल में बलुई मिट्टी, बालू रेत और रेतीली, सबको पता ही होगा मरुस्थल का। अरावली की बात की जाए तो अरावली में मुख्य रूप से पर्वत है और जंगल है, तो इसकी हो जाएगी पर्वतीय मृदा या फिर वनीय मृदा। पूर्वी मैदान की बात की जाए तो उसकी है जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा। दक्षिणी पूर्वी पठारी की जो मिट्टी है वो काली मृदा है या रेगुर मृदा। अब उत्पत्ति की बात की जाए कि इनकी उत्पत्ति कहां से होती है तो मरुस्थल की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से मानी जाती है। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। पूर्वी मैदानी की 33 सागर से। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की गोंडवाना लैंड से। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड के ज्वालामुखी क्रिया द्वारा। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनता है वो इसी सारणी में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और लगभग पूछ लिया जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, अलग अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। मरुस्थल का, अरावली का, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 5 5 6 6 जो मुख्य बिंदु है वो बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मरुस्थल का अध्ययन करते हैं। तो मरुस्थल का विस्तार और राजस्थान में क्षेत्रफल। मरुस्थल राजस्थान, पाकिस्तान, पंजाब यहाँ पे फैला हुआ है।
तो राजस्थान में इसका कितना क्षेत्रफल है और विस्तार कितना है? तो विस्तार 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर मरुस्थल का विस्तार हो गया, राजस्थान में क्षेत्रफल हो गया। अब कुछ बिंदु हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। जैसे मरुस्थल में वर्षा से बनने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में वर्षा से बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? पलायन, रन या टाट। ठीक है। और इन अस्थायी झीलों इस क्षेत्र में जो कृषि की जाती है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, वो कृषि क्या कहलाती है? इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? खड़ीन कृषि। तो खड़ीन कृषि के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खड़ीन कृषि क्या है, किन के द्वारा की जाती है और किस क्षेत्र में की जाती है? ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? तो मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है। अगला बिंदु, राजस्थान में मरुस्थलीकरण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण किस दिशा की ओर हो रहा है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। ठीक है। और मरुस्थल की अगर ढाल पूछ ली जाए, राजस्थान में मरुस्थल की ढाल किस तरफ है, तो वो है उत्तर पूर्व से किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम की तरफ। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ मरुस्थल की राजस्थान में ढाल है। और मरुस्थलीकरण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। अगला बिंदु, अगला बिंदु है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 जून को, कब है? 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया, जो हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बिंदु है मरुस्थलीकरण दिवस से संबंधित 17 जून 2022 के मरुस्थलीकरण दिवस की थीम क्या थी? पता है क्या थीम थी? तो उसकी थीम थी एक साथ सूखे से ऊपर उठें। जो 2022 में मरुस्थलीकरण दिवस बनाया गया था 17 जून को, उसकी थीम थी एक साथ सूखे से ऊपर उठें। और यह कौन सा मरुस्थलीकरण दिवस था? तो यह था 28वां। ठीक है,
ये 2022 में जो मरुस्थलीकरण दिवस मनाया गया था वो 28वां मरुस्थलीकरण दिवस था। अगला बिंदु देखते हैं। काजरी। काजरी क्या है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है काजरी से, ज्यादातर पूछा जाता है काजरी की फुल फॉर्म क्या है। तो काजरी की फुल फॉर्म है, काजरी की फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान। इंग्लिश में इसका हो जाता है सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी सन 1959 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? जोधपुर में। ठीक है। इसका अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए तो काजरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के प्रसार को रोकना। इसी प्रकार एक आफरी के बारे में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। आफरी क्या है? पूरा नाम क्या है इसका? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में इसकी स्थापना हुई थी सन 1988 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? जोधपुर में। और उद्देश्य क्या है इसका? वनों का संरक्षण। ठीक है। अगला बिंदु लेते हैं। लघु मरुस्थल क्या है? तो यह थार मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो कच्छ से बीकानेर तक विस्तारित है। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो कच्छ से बीकानेर तक विस्तारित है थार मरुस्थल का पूर्वी भाग। देखो मरुस्थल है उसको राजस्थान में थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है, जबकि राजस्थान में इसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अपना अगला पॉइंट है महान मरुस्थल। ग्रेट डिजर्ट। महान मरुस्थल किसे कहते हैं? तो महान मरुस्थल है वो श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक विस्तारित है। अगला बिंदु, ये जो थार का मरुस्थल है ये किसका पूर्वी भाग है? तो यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अगला बिंदु देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा के समांतर समवर्षाव रेखा। कितनी है? 10 सेंटीमीटर या 100 mm 100 मिलीमीटर। अगला बिंदु,
मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार या मरुस्थल का केंद्र किसको कहा जाता है? जोधपुर को। ठीक है। इसी प्रकार मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? तो मरुस्थल में 4 संभाग व 22 जिले आते हैं। सॉरी, 12 जिले। मरुस्थल में 4 संभाग व 12 जिले आते हैं। ठीक है। इसके बाद मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कौन से? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। अब अगर शुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये है अपना तो शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में पुनः विभाजित किया गया, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश ये लगभग 58.5% भूभाग में विद्यमान है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.5% भूभाग में विद्यमान है। इसी प्रकार यदि अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्ध शुष्क मरुस्थल को घग्गर मैदान या घग्गर बेसिन, शेखावाटी या तोरावाटी या बांगर प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन, इन 4 भागों में अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजित किया गया है। तो शुष्क मरुस्थल में पहला अपना भाग है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मतलब जिस क्षेत्र में बालू का रेत के स्तूप टीले बनते हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। इसके कुछ बिंदु मार्च जुलाई में सर्वाधिक बनते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में बालू का जो स्तूप है रेत के टीले वो मार्च जुलाई में सर्वाधिक बनते हैं। और इन रेत के टीलों को जैसलमेर में क्या कहते हैं? घरियन। क्या कहते हैं? घरियन। अगला बिंदु देखते हैं। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या देशांतरीय बालू का स्तूप, अलब स्तूप या सीफ, ज्यादातर पूछा जाता है सीफ, ये किसको कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप हवा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप, हवा की दिशा के समांतर, जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या सीप कहते हैं। तो हवा की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं।
सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका का है, उसमें बालूका स्तूप को इरक भी कहते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ होता है? तो अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप का सबसे ज्यादा जो विस्तार होता है वो होता है जैसलमेर में, जोधपुर में, चूरू और बाड़मेर। इन 4 जिलों में अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। इसी तरह अनुप्रस्थ या आड़े बालूका स्तूप किसको कहते हैं? तो हवा के समकोण बनने वाले, हवा इस दिशा में चल रही है और इस दिशा में जो बालूका स्तूप बनते हैं उसको अनुप्रस्थ या आड़े बालूका स्तूप कहा जाता है। और इनका विस्तार सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इनका विस्तार देखने को मिलता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। अगला बिंदु देखते हैं। बरखान या बरछान बालूका स्तूप किनको बोलते हैं? बरखान या बरछान बालूका स्तूप कैसे होते हैं, किनको बोलते हैं? तो बरखान या बरछान बालूका स्तूप किसको बोलते हैं? अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले बनते हैं उनको बरखान या बरछान बालूका स्तूप कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? शेखावाटी में, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। और एक ये भी पूछ लिया जाता है सर्वाधिक नुकसानदायी जो बालूका स्तूप है वो कौन से होते हैं? तो यही होते हैं, बरखान या बरछान जो होते हैं वो सर्वाधिक नुकसानदायी। सर्वाधिक नुकसानदायक बालूका स्तूप बरखान या बरछान होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बालूका स्तूप होते हैं, जैसे तारा बालूका स्तूप हो गया, पेरा बालूका स्तूप हो गया या पैराबोलिक नेटवर्क बालूका स्तूप हो जाता है। और एक यार्डन सुना है क्या? यार्डन किसको बोलते हैं भाई, पता है क्या? मरुस्थलीय क्षेत्रों में लहरदार बालूका स्तूप को क्या कहते हैं? यार्डन कहते हैं। और इनका एक और नाम भी होता है उर्मिका, उर्मिका नाम से भी जाना जाता है। उर्मिका। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लहरदार बालूका स्तूप बनते हैं उनको यार्डन या उर्मिका के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सर्वाधिक बालूका स्तूप कहाँ है? जैसलमेर में। सर्वाधिक बालूका स्तूप कहाँ पे है? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालूका स्तूप
कहाँ पे है? सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जो होते हैं वो जोधपुर में पाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। वीडियो बंद हो जाने की वजह से साथ साथ में वीडियो बन नहीं पाई, तो हम दोबारा से देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश ऐसा क्षेत्र जहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थल का वह भाग जहां पे बालू का स्तूप नहीं बनते हैं वो क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस क्षेत्र में लाठी सीरीज या भूगर्भित जल पट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में लाठी सीरीज या भूगर्भित जल पट्टी पाई जाती है, जिसकी खोज काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। इसका विस्तार है पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य। सेवन घास लाठी सीरीज पर पाई जाती है। सेवन घास लाठी सीरीज पर पाई जाती है, जो गोडावण की प्रजनन स्थली भी कहलाती है। तो गोडावण की प्रजनन स्थली सेवन घास लाठी सीरीज पर पाई जाती है। फिर इसमें कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं? दामण, करड़ी, तरडगम और सेवन घासें पाई जाती है। फिर एक काफी बार पूछ लिया जाता है चंदन नलकूप। तो लाठी सीरीज के नजदीक एक कुआं खोदा गया जिसे चंदन नलकूप या थार का गड़ा कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो चंदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है, जो लाठी सीरीज के नजदीक एक कुआं खोदा गया था। यह क्षेत्र परतदार या अवसादी शैलों से ढका हुआ है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कैसी शैलों से ढका हुआ है? तो परतदार और अवसादी शैलों से। एक जैसलमेर नगर के दक्षिण में स्थित अक्कलवुड फॉसिल पार्क है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो जैसलमेर में। तो जैसलमेर नगर के दक्षिण में स्थित अक्कलवुड फॉसिल पार्क इस प्रदेश का एक विशिष्ट उदाहरण है। इस क्षेत्र का एक विशिष्ट उदाहरण है जहां पर वनस्पति के जीवावशेष पाए जाते हैं। तो वनस्पति के जीवावशेष कहाँ पाए गए? अक्कलवुड फॉसिल पार्क में, जो जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है। इसके अंदर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ लिए। अब दूसरा आता है अपना अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में। पहला है तो घग्गर का मैदान या हरित घाटी मुख्य बिंदु। यह मैदान कहां तक फैला हुआ है? श्री गंगानगर से लेकर श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के लगभग 75% भाग पर विस्तारित है। अगला बिंदु, घग्गर नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? घग्गर नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नाली, पाट या बग्गी? घग्गर नदी के क्षेत्र को नाली, पाट या बग्गी कहा जाता है। इसी प्रकार अगर बग्गी क्षेत्र पूछ लिया जाए, बग्गी क्षेत्र कहाँ है? तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को बग्गी क्षेत्र कहा जाता है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को बग्गी क्षेत्र कहा जाता है और यह उपजाऊ क्षेत्र है। यह उपजाऊ क्षेत्र है।
इस क्षेत्र को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। अर्धशुष्क का अपना दूसरा बिंदु है शेखावाटी या तोरावाटी। शेखावाटी, तोरावाटी या बांगर क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। तो इसमें क्या मुख्य बिंदु हैं? इस क्षेत्र में कौन से स्थान को सम्मिलित किया जाता है? तो घग्गर के मैदान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को सम्मिलित किया जाता है। शेखावाटी और तोरावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और कुछ क्षेत्र है जो है वो नागौर का उत्तरी भाग भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। नागौर का उत्तरी भाग भी इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, जिसे बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। बांगड़ का क्या अर्थ होता है? बांगड़ का अर्थ होता है पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़। इसके बाद इस क्षेत्र की मुख्यतः नदी कौन सी है? तो इसमें अपन को पता है चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंदर जो चूरू है उसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। राजस्थान के चूरू और बीकानेर से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। और इस नदी की इस प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली नदी। तो शेखावाटी या तोरावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी कौन सी है? कांतली नदी। एक पूछ लिया जाता है शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़। शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। इसके अलावा इस प्रदेश में सर्वाधिक बरखान देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक बरखान देखने को मिलते हैं जो रेगिस्तान मार्च या मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं। तीसरा बिंदु है नागौर उच्च भूमि। तो इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहां पाई जाती है? तो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी अजमेर और नागौर के मध्य का भाग क्या कहलाता है? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी क्यों बोलते हैं इसको पता है क्या किसी को? यहाँ में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण यहाँ के जो लोग होते हैं उनमें कूब निकल जाती है, जिस कारण
यहाँ पे इसको कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। अजमेर और नागौर के मध्य का भाग है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। इसके अलावा हरे कबूतर या हरियल पक्षी नागौरी उच्च भूमि और सरिस का अभयारण्य में पाया जाता है। अब ये पक्षी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह जो एकमात्र एक ऐसा पक्षी होता है हरे कबूतर या हरियल पक्षी जो कभी जमीन पर पैर नहीं रखते। इसके अलावा असरवा गांव नागौर है, नागौर का एक असरवा गांव है। तो ये किस लिए जाना जाता है? यहां पे फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। असरवा गांव नागौर में फ्लोराइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस गांव को जाना जाता है। तो बस यही एक दो पॉइंट है इसमें मुख्य। चौथा आता है अपना लूनी बेसिन। लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश। तो इसमें कौन से मुख्य बिंदु हैं? तो इस क्षेत्र में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां, इस क्षेत्र में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां पाई जाती हैं जालोर में, जो इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। दूसरा बिंदु इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां, इस क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां मोकलसर से लेकर सिवाना बाड़मेर तक विस्तारित हैं, जिसमें सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालोर को। ठीक है, ग्रेनाइट सिटी जालोर को। अगला बिंदु, एक नाकोड़ा पर्वत है, जैनियों का धार्मिक स्थल है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पाया जाता है? इन 56 की पहाड़ियों में। कौन सा? छप्पन की पहाड़ियों में नाकोड़ा पर्वत है, जो जैनियों का धार्मिक स्थल है। इसी तरह पीपलूद, सिवाना में पीपलूद के हल्देश्वर पहाड़ है। हल्देश्वर पहाड़ को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। तो ऐसे पूछ लिया जाए मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है? हल्देश्वर पहाड़ को। पीपलूद सिवाना के हल्देश्वर पहाड़ को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। इसके अलावा लूनी बेसिन में कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मैदान की अधिकता पाई जाती है। तो बस इतना ही है इस पॉइंट में। और यहाँ पे अपना जो मरुस्थल है वो पूर्ण हो जाता है। मरुस्थल से संबंधित
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, दो चार पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मरुस्थल से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली और कुछ एक दो फैक्ट और हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला मरुस्थल है तो उसमें जल दिवस कब मनाया जाता है? जैसे राजस्थान में जल दिवस, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमने पहले पढ़े थे। पलाया, पलाया किसे कहते हैं? खारे पानी की बड़ी झीलों को। खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया। रन या टाट किसे कहते हैं? खारे पानी की छोटी झीलों को। खारे पानी की छोटी झीलों को रन या टाट कहते हैं। खड़ेन कृषि किसे कहते हैं? इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को खड़ेन कृषि कहा जाता है, जो पालीवाल के ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। ठीक है। और इसके बाद नाड़ी। नाड़ी भाई किसको बोलते हैं? जो वर्षा का जो पानी है उसको संग्रहित किया जाता है, एक तालाब बनाया जाता है, उसको नाड़ी कहते हैं। सर्वप्रथम राव जोधा द्वारा बनाई गई थी। तो सर्वप्रथम तो नाड़ी सर्वप्रथम राव जोधा द्वारा 1520 ईस्वी में बनाई गई थी। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो गांव के बाहर तालाब बनाया जाता है उसको नाड़ी कहते हैं। टांका किसे कहते हैं? अपने राजस्थान में जो कुंड होते हैं ना, उसको हमें टांका कहते हैं। बावड़ी, बावड़ी किसे कहते हैं? जो सीढ़ीदार है कुआं होता है ना, जो पक्का एक कुआं बनाया जाता है, उसके अंदर पानी होता है, उसमें सीढ़ियां लगी होती हैं, उसको हमें बावड़ी कहते हैं। हमादा, हमादा किसको कहा जाता है? पथरीली चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। पथरीली चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। इरग, इरग किसको कहा जाता है? रेतीले मरुस्थल को। रेतीला मरुस्थल को इरक कहा जाता है। वल या मांड किसे कहा जाता है? जैसलमेर व बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर व बाड़मेर का क्षेत्र मंड वल या मांड कहलाता है। इसी प्रकार ढांड, विशिष्ट लवणीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें लवणता की मात्रा अधिक हो, विशिष्ट लवणीय क्षेत्र ढांड कहलाता है। इसी प्रकार थली किसे कहते हैं? तो सरदारसर, चूरू का सरदारसर और बीकानेर का जो निकटवर्ती क्षेत्र है उसको थली कहा जाता है। इसी प्रकार रेग, पथरीली एवं रेतीली मिट्टी का मिश्रण क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। पथरीली एवं रेतीली मिट्टी का मिश्रित क्षेत्र रेग कहलाता है। इसी प्रकार नखलीस्थान क्या कहलाता है? नखलीस्थान, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो झील होती है ना, उसके चारों ओर हरा भरा भूभाग हो जाता है, हरियाली विकसित हो जाती है, तो उसे नखलीस्थान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोलाई झील बीकानेर में है ना,
तो उस स्थान को नकली स्थान कहते हैं। डांड, डांड किसे कहा जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो लवणीय झील पाई जाती है ना, उनको डांड कहा जाता है। तो नखलिस्तान है मरुस्थलीय क्षेत्र में झील के आसपास विकसित हरियाली, और डांड है मरुस्थलीय क्षेत्र में लवणीय झील को डांड कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा मरुस्थल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अरावली बसता है, पूर्वी मैदानी बसता है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से बसता है। तो थोड़ा थोड़ा अध्ययन इनके बारे में भी कर लेंगे। अगला हमारा बिंदु है अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला, तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इसके मुख्य मुख्य बिंदु देखते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखते हैं पहला बिंदु, विस्तार। तो इसका विस्तार है 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और देशांतर में पूछा जाए तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगला बिंदु, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो यह गुजरात से शुरू होकर दिल्ली की रायसेना पहाड़ियों तक जाती है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? एक तो इसकी कुल लंबाई और एक इसकी राजस्थान में लंबाई। कितनी है? और एक इसकी पूछ ली जाती है औसत ऊंचाई। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाए तो वो है 930 मीटर। ठीक है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला बिंदु देखते हैं, यह राजस्थान की एक योजना है जिसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको जीवन रेखा राजस्थान की? क्योंकि इसमें खनिजों की अधिकता पाई जाती है। तो इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, खनिजों की अधिकता पाए जाने के कारण। अगला बिंदु, उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व है। अगला,
इस प्रदेश में क्वार्टरजाइट की प्रधानता है। इस प्रदेश में क्वार्टरजाइट की प्रधानता है। अगला बिंदु देखते हैं। निर्माण, इसका निर्माण तो मुख्य रूप से अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों से माना जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानों से है। अगला बिंदु देखते हैं। अरावली की शुरुआत अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से होती है और इसको अरब सागर अरावली का पिता भी कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं। अरावली की शुरुआत अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से होती है। ठीक है। फिर इसका विस्तार आपने पढ़ लिया। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। फिर तो इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक है और रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो देखो, एक तो शुरुआत अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से होती है, एक गुजरात के पालनपुर से होती है। तो ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए है कि जो अरावली है उसकी शुरुआत तो मिनिकोय द्वीप से ही हो जाती है, लेकिन यहाँ ये क्या है, दृश्य रूप में नहीं है, जमीन के अंदर है। और दिखाई कहाँ से शुरू होती है? पालनपुर गुजरात से ये दृश्य रूप में आती है और यहाँ से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली की रायसीनी पहाड़ी तक है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगला बिंदु देखते हैं। इसका प्रारंभ खेड़ बर्मा सिरोही से होता है और यहां से लेकर इसका समापन है खेतड़ी झुंझुनू तक। यानी राजस्थान में इसका विस्तार जो है वो सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। इसका सर्वाधिक जो विस्तार है सर्वाधिक इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है और न्यूनतम इसका विस्तार राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और न्यूनतम विस्तार अजमेर में। ठीक है। अगला बिंदु है अपना, राजस्थान में यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। देखो, जैसे ये अपना राजस्थान है तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ऐसे निकलती है। ठीक है। तो ये अपनी साइड होगी दक्षिण पश्चिम और ये हो गई उत्तर पूर्व है। तो यहां से ये प्रवेश करती है और यहां से निकलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। तो राजस्थान में यह पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। अगला बिंदु, अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो इसकी ऊंचाई है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है।
ठीक है। यह राजस्थान को दो विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल। इधर की तरफ अपना मरुस्थल आ जाता है और इधर की तरफ मरुस्थल रहित क्षेत्र आ जाता है। तो राजस्थान को यह दो भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। तो अगला बिंदु लिख लेते हैं। तो राज्य को दो भौगोलिक प्रदेश मरुस्थल और गैर मरुस्थल में विभक्त करती है। अगला बिंदु, अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नदियां हैं उनको अलग करती है। तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अगला बिंदु, यह राजस्थान के पूर्वी भाग में मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। यह राज्य के पूर्वी भाग में मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। देखो, इसका जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है और इधर का जो भाग है वो गैर मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि बीच के अंदर ये अरावली पर्वतमाला आ जाती है जो मरुस्थल के प्रसार को इस तरफ पूर्वी भाग में जाने से रोकती है, जिस वजह से पूर्वी जो भाग है वो अधिक उपजाऊ है। ठीक है। अगला बिंदु, राजस्थान में अधिकतम नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। सभी नदियों का नहीं, लेकिन अधिकतम नदियों का उद्गम जो है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। अगला बिंदु, अरावली पर्वतमाला जो है वो राज्य की जलवायु को भी प्रभावित करती है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा एवं पश्चिमी भाग में कम वर्षा पाई जाती है। पश्चिमी भाग जो मरुस्थल है इसमें कम वर्षा पाई जाती है और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा पाई जाती है, इसलिए यह राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। तो यह अरावली पर्वतमाला राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि इसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा एवं पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। अगला बिंदु है, इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ऐसे पूछ लिया जाए राजस्थान के किस प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो वो होगा आपका अरावली प्रदेश। इसके अलावा अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है? क्या कहा है? अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को किस नाम से पुकारा है? ऊंट की गर्दन। ऊंट की गर्दन। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा है? राजपुताना की सुरक्षा दीवार। राजपुताना की सुरक्षा दीवार। तो इस तरह से हमारा अरावली का जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा सा और हमें विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं इसका।
तो शुरुआत में हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला 3 मुख्य भागों में विभाजित है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसके बाद अरावली पर्वतमाला को एक चार्ट के द्वारा जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो समझते हैं। अरावली पर्वतमाला को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली जिसको मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं, और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर, मध्य अरावली है उसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। इसमें पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, जबकि घाटियों की औसत ऊंचाई 550 मीटर, और दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। अब उत्तरी अरावली में प्रमुख चोटियां देखते हैं तो सबसे बड़ी चोटी तो जो है वो है रघुनाथगढ़ सीकर में, और इसकी ऊंचाई है 1050 मीटर। फिर खोगी पहाड़ी आती है जयपुर में 920 मीटर, फिर बैराज अलवर में 792 मीटर, फिर बरवाड़ा की पहाड़ियां जो हैं जयपुर में बरवाड़ा की चोटी 786 मीटर, फिर बाबाई झुंझुनू 780 मीटर, फिर बिलाली अलवर में है 774 मीटर, फिर मनोहरनाथ जयपुर में 747 मीटर, और बैराट की जयपुर में 704 मीटर। तो इसमें मुख्य रूप से आपको रघुनाथगढ़ खोए और बैराट की चोटियां, बैराट की चोटी 704 मीटर जो सबसे कम ऊंचाई की चोटी है। तो मुख्य रूप से आपको ये 3 चोटियां याद रखनी है। फिर इसमें क्वार्टरजाइट व फाइलाइट सेलों की प्रधानता है। उत्तरी अरावली में किन सेलों की प्रधानता है? क्वार्टरजाइट व फाइलाइट सेलों की प्रधानता है। फिर मध्य अरावली जिसको मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 550 मीटर है। घाटियों की औसत ऊंचाई है 550 मीटर, और पहाड़ियों की अगर औसत ऊंचाई पूछी जाए तो वो 700 मीटर है। फिर इसके अंदर मुख्य प्रमुख चोटियां हैं गोरमजी जो अजमेर में है 934 मीटर, और तारागढ़ की चोटी है अजमेर में 870 मीटर। फिर मध्य अरावली में प्रमुख दर्रे पूछ लिए जाए तो इसमें परवेरिया का दर्रा, सूरा घाट, शिवपुर घाट, बरदर्रा, देवारी दर्रा और पीपली दर्रा, ये कुछ मुख्य इसमें दर्रे हैं। फिर इसमें अगर पूछ लिया जाए कौन से सेलों की प्रधानता है तो संगमरमर और ग्रेनाइट की इसमें प्रधानता है। फिर दक्षिण अरावली पूछ ली जाए तो इसकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर, ठीक है। फिर प्रमुख चोटी पूछ ली जाए तो सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है वो है गुरु शिखर सिरोही में 1722 मीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर सिरोही में। फिर शेर की चोटी है सिरोही में 1597 मीटर। फिर देलवाड़ा है सिरोही में 1442 मीटर। फिर जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर। अचलगढ़ है सिरोही में 1380 मीटर। आबूखंड है सिरोही में 1295 मीटर। कुंभलगढ़ है राजसमंद में 1224 मीटर। ऋषिकेश है सिरोही में 1017 मीटर। कमलनाथ उदयपुर में है 1000 मीटर, और सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। तो इसके अंदर सबसे जो प्रमुख है वो गुरु शिखर, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस, ठीक है। फिर अगर इसमें पूछ लिया जाए सबसे ऊंचा जो पठार है उड़िया का पठार है। दक्षिण अरावली का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है उड़िया का पठार है। सबसे ऊंचा जो शहर है राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर वो है माउंट आबू। देखो सबसे जो ऊंचा पठार है राजस्थान का है उड़िया का पठार, वो दक्षिण अरावली में ही है, और सबसे जो ऊंचा शहर माउंट आबू है वो भी दक्षिण अरावली में है। फिर इसके प्रमुख दर्रे हैं हाथीगुड्डा की नाड़, केवड़ा की नाड़ और फुलवारी की नाड़। फिर एक फेमस झील है नक्की झील, जिसके बारे में कहा जाता है देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से बनाया था। वो भी कहाँ पे है? दक्षिण अरावली में है, ठीक है, माउंट आबू में। इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वत पठार और पहाड़ियां।
तो पहला है बाकर की पहाड़ियां। किसको कहते हैं बाकर की पहाड़ियां? सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां। पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को बाकर की पहाड़ियां कहते हैं। फिर गिरवा की पहाड़ियां किसको कहते हैं? जो उदयपुर की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरवा की पहाड़ियां कहते हैं। फिर देशहरों की पहाड़ियां किसको कहते हैं? जो रागा और जरगा के मध्य का हरा भरा क्षेत्र होता है ना, उसको देशहरों की पहाड़ियां कहते हैं। रागा और जरगा के मध्य का हरा भरा क्षेत्र देशहरों। फिर मेरवाड़ा की पहाड़ियां किसको कहते हैं? अजमेर और राजसमंद के मध्य जो पहाड़ियां होती हैं उनको मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। अजमेर व राजसमंद के मध्य की पहाड़ियां मेरवाड़ा की पहाड़ियां। फिर बोमट। बोमट किसको कहते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य की पहाड़ियों को बोमट कहा जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य की पहाड़ियां बोमट है। फिर मेवल। मेवल किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल या बांगड़ कहलाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल या बांगड़। फिर बामती पहाड़ी। कहाँ है बामती पहाड़ी? शाहबाद 12 में। बामती पहाड़ी है शाहबाद 12 में। फिर बिजासन पहाड़ियां। कहाँ है बिजासन पहाड़ियां? मांडलगढ़, भीलवाड़ा के मध्य की पहाड़ियां। ठीक है। बिजासन की पहाड़ियां मांडलगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पहाड़ियां जो है वो बिजासन की पहाड़ियां कहलाती हैं। फिर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ की पहाड़ियां मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती हैं। फिर सुंडा पहाड़ी। कहाँ है सुंडा पहाड़ी? जालौर में। फिर देवगिरी की पहाड़ी। कहाँ है देवगिरी की पहाड़ी? दौसा में। फिर कुकरा की पहाड़ी अजमेर। फिर सारण पर्वत पाली। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। मानदेसरा पठार। कहाँ है मानदेसरा पठार? चित्तौड़गढ़। फिर परवेरिया दर्रा। कहाँ है परवेरिया दर्रा? अजमेर में। परवेरिया दर्रा अजमेर। और यह अजमेर को किस से जोड़ता है? मसूदा से जोड़ता है। अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। फिर है कमली घाट दर्रा। कहाँ है कमली घाट दर्रा? राजसमंद में। फिर खटखट दर्रा। कहाँ है खटखट दर्रा? बूंदी में। फिर हाथीगुड्डा की नाल। कहाँ है हाथीगुड्डा नाल? राजसमंद। अगली है हाथीनाल। हाथीनाल कहाँ है? उदयपुर। कंफ्यूज मत हो जाना, हाथीगुड्डा की नाल है राजसमंद में और हाथीनाल है उदयपुर में। फिर है जिलवाड़ा या पगलिया नाल। जिलवाड़ा या पगलिया नाल मेवाड़ को गुजरात से जोड़ता है। फिर है देसूरी नाल। देसूरी नाल देसूरी पाली को चार भुजा राजसमंद से जोड़ता है या फिर मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। फिर है शिवपुर घाट। शिवपुर घाट कहाँ है? अजमेर को
मेवाड़ से जोड़ने वाला घाट है शिवपुर घाट, या फिर इसको सुरा घाट दर्रा भी बोलते हैं। फिर है रामगढ़ दर्रा। रामगढ़ दर्रा कहाँ है? बूंदी में। तीसरा है अपना पूर्वी मैदान। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई जलोढ़ मृदा से। किनसे? नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई जलोढ़ मृदा से पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। फिर अगला बिंदु, सर्वाधिक उपजाऊ एवं विकसित प्रदेश। इसके अलावा अगर यहाँ की जो भूमि है वो सर्वाधिक उपजाऊ है और सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी क्षेत्र होगा। इसके अलावा इसमें सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि होने के कारण इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा भी कहते हैं। इसके बाद पूर्वी मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से हैं 3 भाग? माही बेसिन या माही का मैदान, बनास बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं माही का मैदान। इसका पहला बिंदु है यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। अगला बिंदु है माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल कहलाता है। माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल कहलाता है, अतः इसे कांठल की गंगा भी कहते हैं। अतः है माही नदी को कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य के भाग को छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य भाग को छप्पन का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ 56 नदी नालों और 56 ग्राम का समूह है। इसके बाद 56 की पहाड़ियां, अगर 56 की पहाड़ियां पूछ ली जाएं तो वो जालोर से बालोतरा बाड़मेर के मध्य फैला पर्वत 56 की पहाड़ियां कहलाता है। अगला बिंदु है माही बेसिन को या माही के मैदान को प्राचीन पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ महुआ वृक्षों की प्रधानता है। क्योंकि यहाँ महुआ वृक्षों की प्रधानता है जिन पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला बिंदु है माही बेसिन में बांस के वृक्षों की अधिकता है।
किनकी? माही बेसिन में बांस के वृक्षों की अधिकता है। अगला बिंदु है माही नदी को वागड़, कांठल या आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। अगला अपना बिंदु है, इस क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा। देखो, इस क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं वो 2-2, 3-3 साल के अंतराल से कृषि करते हैं, जिनको वालरा कहते हैं। और यह कृषि जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है। ठीक है। क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। यह कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है, अतः इसे कर्तन दर्तन कृषि भी कहते हैं। अगला बिंदु है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन। तो इसमें अपना पहला बिंदु है, बनास बेसिन में (512 किलोमीटर) लंबी बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव व अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। ठीक है। दूसरा हमारा बिंदु है, अच्छा, बनास की नदी को वन की आशा उपनाम से भी जाना जाता है। नदी को वन की आशा उपनाम से भी जाना जाता है। अगला अपना बिंदु है क्षेत्र। बनास बेसिन में कौन सा क्षेत्र आता है? तो क्षेत्र इसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। देखिए, बनास जो नदी है वो राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। और यहाँ से यह सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है। और इसी नदी के ऊपर टोंक में बिसलपुर बांध बना हुआ है। इस नदी पर टोंक और टोंक की तहसील है टोडा रायसी, उसमें बिसलपुर बांध बना हुआ है। फिर बनास बेसिन को दो उप भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। तो अगला अपन देखते हैं, इसी के अंदर अगर बाणगंगा बेसिन की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें जयपुर, दौसा और भरतपुर का क्षेत्र आता है। फिर अगला बिंदु है NH11 पर बहने वाली बाणगंगा नदी के बहाव को बाणगंगा का मैदान कहते हैं या बाणगंगा बेसिन कहते हैं। अगला अपना 3 नंबर पे आ जाता है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में चंबल नदी के बहाव क्षेत्र को चंबल बेसिन कहा जाता है। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र को चंबल बेसिन कहा जाता है। उसके बाद चंबल जो नदी है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं।
चंबल है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। इसके बाद इसका भाव क्षेत्र पूछा जाए तो इसका भाव क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में। ठीक है, और इसी क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डांग क्षेत्र? क्योंकि किसी टाइम पे यह डाकुओं की शरण स्थली रही थी। तो इसी क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो, यह एक उत्खात भूमि है। इसमें सर्वाधिक जो बीहड़ पाए जाते हैं, बीहड़ किसको कहते हैं? नदी द्वारा जो निर्मित गहरे खड्डे होते हैं उनको बीहड़ कहा जाता है। और इन्हीं बीहड़ों के अंदर जो है डाकुओं की शरण स्थली रही थी, इसलिए इसे डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला बिंदु देख, अच्छा ये पूछ लिया जाए, डांग की रानी किसे कहते हैं? काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए डांग की रानी किसे कहते हैं, तो डांग की रानी कहते हैं करौली। अगला बिंदु है, इसमें सबसे अधिक चंबल नदी पट्टी जो है वो कोटा से धौलपुर तक विस्तारित है। इसमें सबसे अधिक चंबल बीहड़ पट्टी 480 किलोमीटर है, जो कोटा से धौलपुर तक विस्तारित है। अगला बिंदु है, चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है। फिर अगला बिंदु है, इसमें मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी स्थित है, जिसकी ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। अतः यह नदी राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमारा मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाता है। अगला जो चौथा बिंदु है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या इसको अड़ोती का पठार भी बोलते हैं। इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर। अगला, इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रदेश को अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। अगला बिंदु है, यह प्रदेश मसालों वाली फसलों के लिए जाना जाता है। फिर अगला बिंदु है, इसी प्रदेश में उपरमाल का पठार तथा मेवाड़ का पठार स्थित है। फिर अगला बिंदु है, इस प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। कौन से 2 भागों में? पहला है
इस प्रदेश को दो भागों में बांटते हैं, विंध्यन कगार और हाड़ौती का पठार या दक्कन का पठार। तो पहला है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार में अपना पहला बिंदु है कि इसका कौन सा क्षेत्र विंध्यन कगार में आता है, या विंध्यन कगार किसको कहते हैं। तो धौलपुर से करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए प्रतापगढ़ तक के फैले पर्वत को विंध्यन कगार कहते हैं। तो धौलपुर से करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए प्रतापगढ़ तक फैले पर्वत को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। अगला बिंदु है, यह विंध्याचल पर्वत का ही अंतिम भाग है। अगला बिंदु, यह बनास और चंबल नदी के मध्य स्थित है। यह बनास और चंबल के मध्य स्थित है। अगला बिंदु है, यह कगार भूमि बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो इसका निर्माण किन से हुआ है। बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित। अगला देखते हैं दक्कन का पठार। दूसरा है दक्कन का पठार या हाड़ौती का पठार। तो देखो, भारत में स्थित जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है उसका एक भाग मध्य प्रदेश में विस्तृत है, जिसे मालवा का पठार भी कहते हैं। और उसी मालवा का जो पठार है उसका कुछ हिस्सा राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में भी है। तो उसी को क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में हाड़ा चौहानों का जो साम्राज्य था वो इसी क्षेत्र में था, जिस कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो इसके कुछ से मुख्य बिंदु हैं, एक दो वो देख लेते हैं। यह पठार काली मिट्टी से निर्मित है, जिस कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी कृषि की जाती है वो भी पूछ ली जाती है। तो इस क्षेत्र में गन्ना, कपास, सोयाबीन, संतरा, अफीम और धनिया की जो खेती है वो काफी मात्रा में की जाती है। तो इस तरह से हमारा राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो कंप्लीट हो जाता है। अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।